हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, यूपी जीआईसी और तमाम स्टेट के पीजीटी को ध्यान में रखते हुए जो ये जूलॉजी की क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आज हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा के एक सब टॉपिक हाइड्रा यानी एक स्पीसीज हाइड्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाइड्रा के साथ साथ हम लोग ओविलिया और ऑरेलिया के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले प्रोटोजोवा पोरीफेरा के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पे जाइए और आपको जीआईसी का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से सारे वीडियो ज़रूर देखिए। बिना टाइम को वेस्ट किए होते हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बडिंग इज कॉमनली फाउंड इन। निम्नलिखित में से किस जीव में सामान्यतः मुकुलन पाया जाता है? पहला है हाइड्रा, स्पायरोगारा, प्लेनेरिया या फिर अमीबा। बडिंग किस में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रा। हाइड्रा में सामान्यतः मुकुलन यानी कि बडिंग प्रोसेस देखने को मिलती है। हाइड्रा क्या है? तो ये फाइलम निडारिया, जिसे सिलेंट्रेटा कहते हैं, उसके एक क्लास हाइड्रोजोवा के छोटे मीठे पानी के जीवों का एक जीनस है। हाइड्रा द्वारा प्रजनन की समान अलैंगिक विधि को ही बडिंग कहा जाता है, यानी कि इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे ही बडिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन हाइड्रा इज ड्यू टू। हरे हाइड्रा का हरा रंग किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, हेमोसाइनिन के कारण, कॉपर सल्फेट के कारण या फिर सहजीवी हरा शैवाल जू कोलोरी के कारण। तो जो हाइड्रा होता है इसका ग्रीन कलर, जो हाइड्रा होता है, ये जो ग्रीन कलर का हाइड्रा होता है इसे हाइड्रा विरिसिडिसिमा कहते हैं, हाइड्रा विरिसिडिसिमा कहते हैं। और यह आमतौर पर हरे रंग के कारण होता है। और हरा रंग इसका क्यों होता है? क्योंकि यह सिम्बायोटिक ग्रीन एल्गी जू कोलोरा के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यह क्या करता है? इसका हरा रंग हरे शैवाल जू कोलोरेसी तथा कोलेरा वल्गैरिस के सहजीवी संबंध के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हरे शैवाल पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध से हाइड्रा के ऊतकों के अंदर रहते हैं। शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रा के नाइट्रोजन और फास्फोरस अपशिष्ट को ग्रहण करते हैं और बदले में इस हाइड्रा को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जहाँ पे दोनों को ही लाभ हो रहा हो, ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में जननांगों का निर्माण उद्दीप्त होता है। द फॉर्मेशन ऑफ गोनेड इज हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन, अबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CAMP या फिर एलानीन से। किसमें हाइड्रा में जननांगों का निर्माण किससे होता है, यानी गोनेड्स का स्टिमुलेशन किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता से हाइड्रा के जो गोनेड्स हैं उसमें स्टिमुलेशन होता है, यानी कि उनके जो जननांग हैं उनके निर्माण में उद्दीप्त होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रा में लैंगिक जनन दर शरद ऋतु के महीने के दौरान अस्थायी संरचना के विकास के साथ शुरू होता है। इसी को गोनेड कहा जाता है। वास्तव में लैंगिक प्रजनन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जैसे पानी का अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान पर पास के पानी में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण भी होता है। अतः जो हाइड्रा है इसके जननांगों का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता के उद्दीप्त से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा के स्वतंत्र रूप से तैरने वाले डिंभक का क्या नाम है? यानी कि जो फ्री स्विमिंग करता है लार्वा हाइड्रा का, उसका क्या नाम है? हाइडुला, पैरेनकाइमुला, स्टियोगैस्ट्रुला या फिर प्लेनुरा। तो हाइड्रा का जो फ्री स्विमिंग लार्वा है वो प्लेनुला है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रा के स्वतंत्र रूप से तैरने वाले डिंभक का नाम प्लेनुला है। ये चपटे और संरचना में द्विसम्मिति होते हैं। इसमें सीलिया के बैंड होते हैं जो तैरने में मदद करते हैं। लार्वा एक सबस्ट्रेट से जुड़ जाता है और एक वयस्क हाइड्रा के रूप में परिपक्व होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा का स्पर्शक है यानी टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा आर। हाइड्रा का टेंटिकल्स कैसे होता है? तो सबसे पहले जानिए, हाइड्रा की खोज एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक ने 1703 ईस्वी में की थी।
कब की थी? 1703 ईस्वी में की थी। हाइड्रा की बेसल आकार की शारीरिकी में मुंह सबसे ऊपर होता है और जो स्पर्शकों यानी कि टेंटिकल से घिरा होता है। इसमें जटिल स्प्रिंग कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को निमेटोसिस्ट्स कहा जाता है, जो फाइलम निडारिया की विशेषता होती है। निमेटोसिस्ट केवल फाइलम निडारिया में ही पाए जाते हैं। ये निमेटोसिस्ट्स हाइड्रा की रक्षा करते हैं, उन्हें भोजन प्रोवाइड करते हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। स्पर्शक यानी कि जो टेंटिकल्स हैं ये एक से अधिक जोड़ों में होते हैं और मांसपेशियों के हाइड्रेट्स की तरह काम करते हैं। हाइड्रा के संवेदी अंग जो स्पर्श, दृष्टि, खतरे, गंध, स्वाद, शिकार पकड़ने तथा भोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, आठ होते हैं, सुरक्षा के लिए होते हैं, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जोड़े में होते हैं तो ये आठ होंगे नहीं, ये जोड़े में एक से अधिक जोड़ों में होते हैं और मांसपेशियों के हाइड्रेट्स की तरह काम करते हैं, तो ये ठोस भी नहीं होगा। ये सुरक्षा के लिए होते हैं, यही क्वेश्चन इसका सही जवाब हो सकता है। ये क्वेश्चन बिहार पीजीटी 2019 में आया हुआ है और एग्जामिनर के द्वारा इसे स्टार मार्क किया गया कि इसका कोई भी सटीक आंसर नहीं था। ठीक है, कि आपको कौन सा सही लग रहा है आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जननांग की उत्पत्ति हाइड्रा में होती है। गोनेड्स इन हाइड्रा वर्जिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, या इनमें से कोई नहीं। हाइड्रा के गोनेड्स की उत्पत्ति किससे होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्टोडर्म। हाइड्रा में गोनेड्स की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। कुछ समय के लिए एपिडर्मिस तथा एक्टोडर्म बाह्य कोशिकाओं के जननांग के द्वारा, जो एक समूह या तीन भार के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है, इसी एक्टोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में शारीरिक संरचना होती है। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड, सेलुलर ग्रेड, या एसेलुलर ग्रेड। तो सेलुलर ग्रेड जो होता है ये पोरीफेरा का होता है, ये प्रोटोजोआ का होता है। दोनों टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। ऑर्गन ग्रेड प्लेटी हेलमिंथ का होता है। हाइड्रा का जो बॉडी होती है वो टिश्यू ग्रेड होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एक कोशिकीय किसका होता है? प्रोटोजोआ का। कोशिकीय किसका होता है? पोरीफेरा का। टिश्यू किसका होता है? हाइड्रा यानी सिलेंट्रेटा यानी निडारिया का। और ऑर्गन स्तर का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्लेटी हेलमिंथेस का, और इसके ऊपर सारे ऑर्गन लेवल के ही होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लूटाथियोन उत्सर्जित होता है। ग्लूटाथियोन इज सीक्रेट बाय हाइड्रा, डैफनिया, पैरामीशियम, या साइकॉन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रा। ग्लूटाथियोन का स्रावण हाइड्रा के द्वारा होता है। हालांकि यह रसायन बहुत से जंतुओं के ऊतक द्रव के रूप में पाया जाता है। ग्लूटाथियोन पौधे और कवक में भी पाया जाता है, लेकिन हाइड्रा केवल उन जंतुओं को खाता है जिनके शरीर में ग्लूटाथियोन पाया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय। पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है हाइड्रा में क्योंकि ये एपीमॉर्फोसिस शो करते हैं, मॉर्फोजेनेसिस करते हैं, मार्फेलेक्सिस, या फिर एपीमॉर्फोसिस एंड मार्फोजेनेसिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंगांतरण यानी कि मार्फेलेक्सिस शो करते हैं। हाइड्रा के गैस्ट्रुला को स्टीरियो गैस्ट्रुला कहा जाता है क्योंकि यह मौजूद कोशिकाओं को पुनर्गठित करके एक छोटे से टुकड़े से पूरे जीवन के पुनर्निर्माण को मार्फेलेसिस कहा जाता है। ठीक है। हाइड्रा में पुनर्जनन मार्फेलेसिस द्वारा होता है। यदि एक जीवित हाइड्रा जीव को दो या तीन टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े से एक जीवन बन जाएगा, और इसी को मॉर्फेलेसिस प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई। ये आपके सामने एक एडल्ट हाइड्रा है। अगर इसको बीच से काट दिया जाए और एक हाइड्रा, एक टुकड़ा इधर कर दिया जाए, एक टुकड़ा इधर, तो दोनों अपने आप में एक नया हाइड्रा बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये रीजनरेट कर लेंगे अपने आप को और एक नया वेल डेवलप्ड हाइड्रा बन के तैयार हो जाएगा। इसी को मॉर्फेलेसिस कहा जाता है और इसी को बडिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द गैस्ट्रुला ऑफ हाइड्रा इज नोन एज स्टीरियोगैस्ट्रुला बिकॉज इट इज इनकैप्सुलेट, टू लेयर्ड, हालो, या सॉलिड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉलिड। हाइड्रा के गैस्ट्रुला को स्टीरियोगैस्ट्रुला कहते हैं क्योंकि यह ठोस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंस इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज। हाइड्रा की दंश कोशिकाओं से निकलने वाला विषैला द्रव है हिप्नोटॉक्सिन, हिमैटिन, हीमोजोइन, या फिर एग्लूटिनोजिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिप्नोटॉक्सिन।
हाइड्रा की दंश कोशिकाएं यानी कि हाइड्रा के जो निमेटोसिस्ट हैं, यहाँ से निकलने वाला विषैला पदार्थ हिप्नोटॉक्सिन होता है या जहरीला होता है और प्रोटीन एवं फिनाल्स का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसमें होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा हिप्नोटॉक्सिन किसमें होता है, हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें होता है? निमेटोसिस्ट में। जितने भी निडारिया यानी कि सेलेंट्रेटा संघ है, इसमें लगभग 30 प्रकार की दसिकाओं वाले दंश यानी कि निमेटोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें से केवल 4 प्रकार के हाइड्रा में मिलते हैं, बाकी सब जो है सिलेंट्रेटा के अलग अलग स्पीसीज में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है किंतु मस्तिष्क नहीं? पहला है अमीबा, हाइड्रा, तिलचट्टा या केचुआ। तो आपको बता दें, नर्वस सिस्टम जो है वो हाइड्रा में पाया जाता है, लेकिन हाइड्रा में ब्रेन नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में बहुत आदिम यानी कि बहुत पुराना अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन इसमें ब्रेन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है इसे छोड़कर। मतलब हाइड्रा किस चीज़ को नहीं पचा सकता? तो हाइड्रा जो है ये फैट पचा सकता है, स्टार्च नहीं पचा सकता, शुगर पचा सकता है, प्रोटीन पचा सकता है। ठीक है, हाइड्रा प्रोटीन, वसा और शुगर पचा सकता है, लेकिन स्टार्च को नहीं पचा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें लार युक्त एमाइलेज और अग्नाशयी एमाइलेज नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह स्टार्च को नहीं पचा सकता। आपको पता है स्टार्च को पचाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो सैलिवरी एमाइलेज या पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, जो स्टार्च का पूर्णतः पाचन करता है। यह हाइड्रा में नहीं पाया जाता, इसलिए यह स्टार्च को नहीं पचा पाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा की किन कोशिकाओं में भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है? हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है? व्हिच सेल इन हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व? किसे कहा जाएगा? एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, इंटरस्टाइल सेल, ग्लैंड सेल्स या फिर ग्लैंडुलो मस्कुलर सेल्स? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरस्टेशियल सेल। अंतराली कोशिकाओं हाइड्रा की इंटरस्टेशियल सेल को एम्ब्रियोनिक रिजर्व कहा जाता है। ये छोटी गोल अंडाकार होती हैं। ये स्पर्शकों एवं अधोबिंब को छोड़कर अन्य भागों की एपिडर्मिस में उपकला पेशी कोशिकाओं के पेशीय प्रबंधकों के ठीक बाहर की ओर इनके बीच बीच में स्थित होती हैं। रचना में हाइड्रा की सबसे सरल कोशिका होती है। प्रत्येक में एक बड़ा केंद्रक और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया तथा असंख्य राइबोसोम इसी में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआईसी बायोलॉजी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। अगर आप लोग में से जिसको भी लग रहा हो कि ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप नीचे किस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है वो भी दिया है, उसको देखते जाइए। इसमें टीजीटी, पीजीटी, यूपी पीसीएस, जीआईसी, यहाँ तक कि राजस्थान पीसीएस और हर स्टेट के पीजीटी के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल आपके लिए हमेशा खुला है, वहाँ पे आप अपनी बात को रख सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर टाइप किया करिए। व्यूज़ तो बढ़िया आते हैं, आप में से काफ़ी लोग देखते हैं, वीडियो पसंद करते हैं इसीलिए देखते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आज बसंत पंचमी के इस अवसर पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक मोटिवेशनल कमेंट ज़रूर छोड़ा करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मेरे मोटिवेशन के लिए उम्मीद इतना आपसे कर ही सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लगता, कोई चार्ज भी नहीं लगता है, एक कमेंट बस इतना ही तो मांग रहे हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, एक्सॉन ऑफ हाइड्रा आर, हाइड्रा के तंत्रिकाक्ष होते हैं नेकेड। हाइड्रा के तंत्रिकाक्ष जो होते हैं एक्सॉन होते हैं वो बिल्कुल पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नेकेड होते हैं। कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, हाइड्रा जो है ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भले ही रखता है, लेकिन इसमें अल्प विकसित तंत्रिकाक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अल्प विकसित नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब हमारा दूसरा स्पीसीज स्टार्ट हो रहा है, ऑरेलिया। अभी तक हम लोगों ने हाइड्रा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अब ऑरेलिया के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, किसी भी एग्जाम में, जैसे यूपी पीजीटी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीजीटी हो गया, राजस्थान पीजीटी हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, जीआईसी हो गया, एलटी हो गया, इन सबको जितने भी क्वेश्चन ऑरेलिया से आए हैं उनको शामिल करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन है, ऑरेलिया के
रोहपेलियम को और किस नाम से जाना जाता है? रोहपेलियम ऑफ ऑरेलिया इज आल्सो नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं? पहला है निमेटोसिस्ट, दूसरा है टेंटेक्यूलोसिस्ट, तो दूसरा ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑरेलिया के लोहपेलियम को टेंटेक्यूलोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑरेलिया स्काइफोजोआ जेलीफिश की एक प्रजाति है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जीव जिनके पास स्पर्शक, प्रकाश और रसायनों को पता लगाने के लिए विशेष संवेदी अंग होते हैं। इन मछलियों में टेंटिक्यूलोसिस्ट होते हैं जो छतरी के किनारे पर विशेष जाल होते हैं और संवेदी अंगों के रूप में कार्य करते हैं। आपने ऑरेलिया का चित्र देखा होगा, तो कुछ इस तरह से ये ऑरेलिया बने होते हैं, कुछ इस तरह से। तो इन्हीं के किनारों पर एक स्पेशल संरचना होती है जिसे रोपेलियम कहा जाता है, और ये क्या करते हैं, इनके संवेदी अंग के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। और इसी को टेंटिक्यूलोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पे देखिए, ये आपके सामने ऑरेलिया का एक डायग्राम है। इसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई गई हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए, ये इसका गोनेट्स है, सर्कुलर कैनाल है, गैस्ट्रोडर्मिस है, मेजोग्लिया है, एपिडर्मिस है। मेजोग्लिया प्रेजेंट होने का मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस और मेजोग्लिया जिसमें प्रेजेंट होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ये ऑरेलिया का माउथ पार्ट है। ये जो आपको ये टेंटिकल्स दिख रहे हैं यही रोहपेलियम होता है, और यही जो होता है ये संवेदी अंग के रूप में कार्य करता है। इसका सही जवाब हम लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, ऑरेलिया में रोहपेलियम एक जटिल संरचना है, 2 संवेदी अंगों की, 3 संवेदी अंगों की, 4 संवेदी अंगों की या 5 संवेदी अंगों की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 संवेदी अंगों की। ऑरेलिया में रोपेलियम 4 संवेदी अंगों की एक जटिल संरचना है जो टेंटाकुलोसाइड से जुड़ी होती है। प्रत्येक रोपेलियम में गुरुत्वाकर्षण का पता लगाने के लिए एक स्टैटोसिस्ट, मैकेनो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर, इसके साथ साथ फोटो रिसेप्टर के लिए एक ओसेल्स होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कितनी संख्या में एड रेडियल कैनाल ऑरेलिया ऑरेटा में पाई जाती है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इसमें कितने पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑरेलिया ऑरेटा में एड रेडियल कैनाल की संख्या 8 होती है, जबकि पैरा रेडियल कैनाल की संख्या अगर पूछ ले तो ये 4 होती है। वहीं पे अगर आपसे इंटर रेडियल कैनाल पूछ ले तो 4 होती है। पैरा रेडियल और इंटर रेडियल 4 होते हैं, एड रेडियल कैनाल 8 होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है? ऑप्शन ऑरेलिया, ओविलिया, फाइसेलिया या एडेम्सिया। एफायरा लार्वा किस में देखने को मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑरेलिया। एफायरा लार्वा ऑरेलिया के लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है। यह स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जेलीफिश लार्वा है जिसका निर्माण ऑरेलिया के स्काई फिस्टोमा में होता है। जो एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन या तो हूबहू देखने को मिल जाता है, या तो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वहाँ से तो क्वेश्चन आपका बन ही जाता है। जितने लोग LT ग्रेड में हमारे साथ पढ़ रहे थे वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि उनका क्वेश्चन हमारे वीडियो से बहुत ज़्यादा फंसा था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एफायरा एक मुक्त तैरने वाला लार्वा है। एफायरा इज द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ, किसका है? तो हम सभी को पता है एफायरा ऑरेलिया का एक लार्वा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लेनोग्लासिस का लार्वा है। ब्लेनोग्लासिस, लार्वा ऑफ ब्लेनोग्लासिस इज टर्नेरिया, ट्रोकोफोर, ओमोसीड्स या फिर मैगन। सही जवाब हो जाएगा। ब्लेनोग्लासिस का जो लार्वा है उसे टर्नेरिया लार्वा के नाम से जाना जाता है। ब्लेनोग्लासिस को सामान्य भाषा में एकोन वार्म या फिर टंग वार्म के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्लेनोग्लासिस का समान नाम क्या है, जिसे एकोर्न वार्म या फिर टंग वार्म के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो लार्वा है वो टर्नेरिया लार्वा है। ये कैसा लार्वा है? तो यह फ्री स्विमिंग समुद्र में रहने वाला लार्वा है। यह आकार में अंडाकार और पारदर्शी होता है। अगर पूछा जाए कि किसने टर्नेरिया का नाम प्रस्तावित किया था, टर्नेरिया नाम किसने दिया था, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मूलियर। क्या नाम था? मूलियर। इन्होंने इसका नाम जो है प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑरेलिया के यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा ओविलिया स्टार्ट होता है। अब हम लोग ओविलिया के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोग से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिए। और वीडियो को लाइक करने में आपका 0.08 सेकंड का टाइम लगता है। आप फट से 1 सेकंड में वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने सेकंड में आपका सब्सक्राइब और लाइक दोनों हो जाएगा। इससे आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, इतना ज़रूर किया करिए। और जब वीडियो ख़त्म हो जाए, आप देख ले या देखते टाइम ही जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका रिप्लाई और लास्ट में एक फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करिए। प्लीज़ आप लोग से बार बार मैं अनुरोध करती हूँ, आप लोग चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। प्लीज़ जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं उनसे अनुरोध है, कमेंट किया करिए। आपके कमेंट का पर्सनली मेरे द्वारा रिप्लाई भी किया जाता है। आप सबके कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग जो राय जो सुझाव देते हैं उसी के हिसाब से मैं चलती हूँ। आप में से किसी ने कल कमेंट किया था मैम TRE 4.0 के लिए 6 to 8th का साइंस पढ़ाइए, तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए साइंस भी लेकर आने वाली हूँ। बस आपको क्या करना होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक तो ज़रूर देना होगा, ठीक है। मैं वो भी बहुत जल्द आपके लिए स्टार्ट करूँगी। अभी ये TGT PGT की हमारी सीरीज चल रही है, बहुत जल्द हम 6 to 8th के लिए भी साइंस पढ़ने वाले हैं, ओके। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी जो भी डिमांड होगी, जो भी आप चाहेंगे, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अगला टॉपिक ओबेलिया। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, ओबेलिया की पेरिसार्क है। पेरिसार्क ऑफ ओबेलिया इज चिटिन लेयर सिक्रेट बाई एक्टोडर्म, इसी को काइटिन भी कहा जाता है। काइटिन लेयर सिक्रेट बाई एक्टोडर्म, कोई कोई चिटिन पड़ता है, कोई कोई काइटिन पड़ता है। दूसरा है एक्टोडर्मल लेयर, एक्टोडर्मल सेल लेयर, एक्टोडर्म, मीजोग्लिया एंड एंडोडर्मल टुगेदर, या फिर एंडोडर्मल। ओबेलिया की पेरिसार्क कैसी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाई एंडोडर्म, यानी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म द्वारा स्रावित काइटिन की एक लेयर होती है जिसे ओबेलिया की पेरिसार्क कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओबेलिया की पूरी कॉलोनी एक्टोडर्म द्वारा स्रावित एक सख्त पीली काइटिन से ढकी होती है, जिसे पेरिसार्क के रूप में जाना जाता है। पेरिसार्क एक्सोस्केलेटन का गठन भी करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओबेलिया कॉलोनी का विकास डैश प्रकार का होता है। द ग्रोथ ऑफ ओबेलिया कॉलोनी इज ऑफ डैश टाइप, सही जवाब हो जाएगा सिम्पोडियल। ओबेलिया कॉलोनी का जो विकास होता है वो सिम्पोडियल होता है, यानी सिम्पादीय होता है, सिम्पोडियल होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ओबेलिया की कई सारी प्रजातियां समान पैटर्न में विचलित होती हैं। ओबेलिया कॉलोनी का एक विशिष्ट पैटर्न होता है जिसे सिम्पोडियल कहा जाता है। अगर पूछा जाए ये सिम्पोडियल क्या है, तो इसका अर्थ होता है एक दूसरे के ऊपर कई इकाइयां जोड़ी होती है जो एक मुख्य बढ़ती हुई धुरी के बजाय मुख्य अक्ष बनाती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ये धुरी से बढ़ती नहीं है, सारी चीज़ें यहीं पे आती हैं, एक मुख्य अक्ष बना लेती हैं, ठीक। इसी को सिम्पोडियल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ओबेलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा एक परिकला के आवृत्त नहीं है। हाइड्रेंथस, ब्लास्टोस्टाइल, मेड्यूसा, या फिर कोनियोसार्क। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेड्यूसा। ओबेलिया की कॉलोनी त्रिस्तरीय होती है, यानी टिप्लोब्लास्टिक होती है। टिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें एक्टोडर्मिस, एंडोडर्मिस और बीच में मेजोग्लिया पाया जाता है, ठीक है। और इसमें 3 प्रकार के जूवाइड्स पाए जाते हैं, जिसे हाइड्रेंथ, ब्लास्टोस्टाइल और मेड्यूसा कहते हैं। मेड्यूसा के आकार की होती है, ठीक है। इसमें उत्तल और अवतल किनारे होते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। ओबेलिया कॉलोनी में मेडुसा परिकला से आवृत्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, द क्यूनोसार्क ऑफ ओबेलिया इज, ओबेलिया में कोइनोसार्क क्या है। ऑप्शन ट्यूबलर एंड नॉन लिविंग, ट्यूबलर एंड लिविंग, बिल्कुल ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ओबेलिया में कोइनोसार्क नलीदार और जीवित होता है। ओबेलिया हाइड्रोजोवंस का एक जाति है जो मुख्य रूप से समुद्र और कुछ मीठे पानी के जीवों की प्रजाति का एक वर्ग है। इसके जीवन चक्र में पॉलिप्स और मेडुसा दोनों चरण होते हैं। पॉलिप्स में एक्टोडर्म की एक बाहरी परत, एंडोडर्म की एक आंतरिक परत और दोनों के बीच में मेजोग्लिया पाया जाता है।
ये सभी परतें कोइनोसार्क का निर्माण करती हैं जो नरम और नालीदार होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपके सामने वेल डेवलप्ड हाइड्रा का एक डायग्राम बना हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कोइनोसार्क, ये देखिए यहाँ पे, इसी को कोइनोसार्क कहा जाता है, ठीक है। ये जो निकले हुए हैं ये इसके टेंटिकल्स होते हैं जो इसके संवेदी अंग होते हैं और इसकी रक्षा करते हैं, ठीक। हाइड्रा को अगर आप बीच से काट देंगे तो ये फिर अपने आप में एक नए हाइड्रा का निर्माण भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ओविलियन मेडूसा है, ओविलियन मेडूसा कौन सा है? तो ओविलियन मेडूसा जो होता है ये कैसा होता है? डेट्रीबोरस फीडर, डेट्रियस फीडर, ओमनीबोरस, कार्निवोरस या हार्बीवोरस? तो ओविलियन मेडूसा जो होता है ये कार्निवोरस होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओविलिया का जो अलैंगिक चरण है पॉलिप चरण होता है और जलीय क्रस्टेशियन और कीड़े खाता है, जबकि ओविलिया का जो लैंगिक यानी सेक्सुअल चरण होता है जिसे मेडूसा कहा जाता है ये पल्लकों पर यानी कि पल्लवक जो होते हैं उस पे फीड करता है, इसलिए ये जो होता है कॉर्निवोरस में आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला दिया है कि अनसिगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट एनिमल, क्या निमेटोड्स जो होते हैं वो अनसिगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट होते हैं? बिल्कुल सही बात, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है अनसिगमेंटेड एसिलोमेट एनिमल प्लेटीहेल्मिन्थीज कहलाते हैं। बिल्कुल, प्लेटीहेल्मिन्थीज के जितने भी एनिमल होते हैं ये अनसिगमेंटेड एसिलोमेट होते हैं। तीसरा है मैरी मेटामेरिक सिलोमेट एनिमल एनिलीडा है, तो एनिलीडा मेटामेरिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। चौथा है मेटामेरिक हीमोसिलोमेट एनिमल मोलस्का, तो मोलस्का जो होते हैं ये हीमोसिलोमेट नहीं होते हैं बल्कि ये कैसे होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? यूसिलोमेट होते हैं, ठीक है, यूसिलोमेट होता है और उनका शरीर कोमल होता है और खंड युक्त होता है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, ओयस्टर, क्लैम्स एंड मसल्स आर ऑल बिलोंग टू, मतलब ये तीनों ही किससे बिलोंग करते हैं? ये तीनों ही बाईवेल्विया से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओयस्टर, क्लैम और मसल्स जिसे शंभू कहा जाता है ये तीनों ही क्लास बाईवेल्विया के अंतर्गत आते हैं। बाईवेल्विया सभी प्रकार के जल में पाए जाते हैं। ये सभी जीव फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। जो ओएस्टर है जिसे सुक्ति कहता है, सुक्ति कहा जा रहा है, ये आमतौर पर समुद्री मुहाने में पाए जाते हैं, समुद्र का जो मुहाना होता है वहाँ पाया जाएगा। इसके अलावा जो मिसल्स है ये झीलों और नदियों में रहते हैं और ये सब किससे बिलोंग करते हैं? ये सब मोलस्का के अंतर्गत आते हैं, फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपीएलटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, आप खुद आपके सामने पीसीएस में 2 बार आ चुका है, पीजीटी बायोलॉजी में पूछा जा चुका है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अभी तक किसी एग्जाम में आया ना हो और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसकी में क्वेश्चन आपको यहाँ से ना मिले पीजीटी लेवल का, ठीक है, टीजीटी पीजीटी दोनों। अगला क्वेश्चन है, ओवेलिया में मेटाजेनेसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ध्यान देना है। पहला दिया है गोनेंजियम हैप्लॉइड स्टेज होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा प्लेनुला सेक्सुअल स्टेज सही है। मेडुसा डिप्लॉइड स्टेज सही है। हाइड्रेंथस सेक्सुअल स्टेज यही गलत हो जाएगा। हाइड्रेंथस ये पॉलिप का दूसरा नाम होता है और इसमें 3 संरचनाएं होती हैं, माउथ, हाइपोस्टोम और हाइड्रोथीका, ठीक है। ये सेक्सुअल नहीं एसेक्सुअल स्टेज होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही पूछा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है टीनोफोरा मेसोग्लिया, तो टीनोफोरा के लार्वा का नाम मेसोग्लिया तो है नहीं, सॉरी, पहला दिया प्लेनुला लार्वा। टीनोफोरा का जो लार्वा है उसे साइपिड लार्वा कहते हैं, प्लेनुला तो होगा नहीं, पहला ही गलत हो जाएगा। टीनोफोरा का लार्वा जो होता है ये साइपिड लार्वा होता है। कौन सा? साइडिपिड लार्वा, साइडिपिड लार्वा। तो अगर ये साइडिपिड और प्लेनुला लार्वा किसका है? तो प्लेनुला लार्वा जो है ये फाइलम निडारिया का होता है, ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फाइलम निडारिया, इसमें प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। टीनोफोरा में कौन सा लार्वा पाया जाता है? साइडिपिड लार्वा पाया जाता है। ओके, बाकी निडारिया में मेजोग्लिया सही है और निडारिया में निमेटोसिट्स पाए जाते हैं। निडारिया में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाया जाता है और प्लेनुला लार्वा भी निडारिया से ही बिलोंग करता है। टीनोफोर किससे संबंधित है? टीनोफोर का लार्वा क्या है? ये सैडिपिड्स लार्वा है, ठीक है। अगला, ओबिलिया में मेड्यूसा का निर्माण किससे होता है?
ओविलिया में मेडुसा का निर्माण ब्लास्टोस्टाइल से होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओविलिया में मेडुसा का निर्माण ब्लास्टोस्टाइल से अलैंगिक बडिंग के द्वारा होता है, एसेक्सुअल बडिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलता है? हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ या इनमें से सभी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजोआ। मेटाजेनेसिस हाइड्रोजोआ में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, बॉडी जो होती है वो पॉलीमार्फिक या फिर डाइमार्फिक होती है। इसमें पल्प या मेडूसा पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, स्टोसिस पाई जाती है अर्थवार्म में, कॉकरोच में, ओविलिया में या पैरामीशियम में? स्टोसिस किस में पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन सी ओविलिया में। स्टोसिस्ट ओविलिया में पाई जाती है। स्टोसिस्ट एक संवेदी अंग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, मेटाजेनेसिस अकर्स इन, मेटाजेनेसिस पाया जाता है हाइड्रा, ओविलिया, ऑरिलिया या ट्यूबिफोरा? सही जवाब ऑप्शन बी ओविलिया। मेटाजेनेसिस ओविलिया के जीवन चक्र में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? हाइड्रा, ओविलिया, कॉम्ब जेली या इकाइनोकोकस? सही जवाब ऑप्शन बी ओविलिया। प्लेनुला लार्वा ओविलिया के जीवन चक्र में बनता है। गैस्ट्रुला अवस्था आकार में लंबा होता है, एक्टोडर्म सीलिया को धारण करता है और जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र तैरने वाला प्लेनुला लार्वा का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टैटोसिक्स अंग हैं, स्टैटोसिस्ट किसके अंग हैं, मतलब क्या कार्य करते हैं? डिफेंस, अटैक, बैलेंस या कीमो रिसेप्टर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बैलेंस। स्टैटोसिस्ट एक संतुलन अंग है जो प्रॉन यानी कि जो झींगा होता है इसमें पाया जाता है। स्टैटोसिस्ट छोटे सफ़ेद मनका की तरह जोड़ी में पाए जाते हैं और ये खोखले गोलाकार थैलियों जैसी संरचना बनाते हैं और ये कार्य क्या करते हैं, बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओविलिया की संवेदी कोशिकाएं हैं, सेंसरी सेल ऑफ ओविलिया इज। तो ओविलिया की संवेदी कोशिकाएं जो है उसे लिथोसाइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। या कैल्शियम कार्बोनेट का एक गोल कण या स्रावण करता है जिसे स्ट्रेटोलिथ कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओविलिया के पोषक ग्राही जीवक यानी जुवाइट्स को क्या कहते हैं? ओविलिया के जो पोषक ग्राही जुवाइट्स होते हैं उन्हीं को पॉलिप्स कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला टॉपिक है, यहाँ पे ओविलिया के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब एक टॉपिक हमारे सामने है पॉलीमॉर्फिज्म इन निडारियंस। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बने हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिक एनिमल्स इज, पॉलीमॉर्फिक यानी बहुरूपी प्राणी है, कौन सा है? हाइड्रेडेक्टिनिया, हाइड्रा ट्यूबिफोरा या मैट्रीडियम? सही जवाब ऑप्शन ए हाइड्रेडिक्टिनिया। ये पॉलीमॉर्फिक एनिमल में है। इसमें 5 प्रकार के पल्प पाए जाते हैं। इसमें से प्रत्येक अपने अपने प्रमुख कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला, पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन, पॉलीमॉर्फिज्म किस में शो होता है? तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये सिलेंट्रेटा में शो होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे सिलेंट्रेटा के सारे टॉपिक खत्म होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक टीनोफोरा है। टीनोफोरा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं इन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थेस, एक्स्क्लेहेल्मिन्थेस सबके क्वेश्चन डे बाय डे हम लोग डिस्कस करते हुए टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चलेंगे। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।